बड़ी खबर आई कड़ाके की ठंड से जुड़ी। ठंड का प्रकोप भारत से अमेरिका तक फैल गया। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक कोल्ड डे हो सकता है। कोल्ड डे यानी दिन में भी जबरदस्त ठंड पड़ेगी। तो वहीं अमेरिका में भी बर्फीला तूफान आ गया। वहां के पूर्वोत्तर इलाके में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से हालात खतरनाक हो गए। वहां अलर्ट जारी कर दिया गया और सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में बर्फीला तूफान आया। वहां के मैसाचुसेट्स के कई इलाकों में तो सड़कें बर्फ से ढक गईं। अमेरिका में ऐसे हालात 2 दिन की बर्फबारी के बाद हुए और आने वाले दिनों में वहां ठंड और खतरनाक हो सकती है क्योंकि केवल 2 दिन की बर्फबारी ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स को सफेद कर दिया। या यूं कहें कि बर्फ के अलावा वहां कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हर जगह बर्फ की मोटी चादर जम गई। गाड़ियों पर तो इतनी मोटी बर्फ जमी कि वो गाड़ियां नहीं बल्कि बर्फ के डिब्बों की तरह लगने लगी। पेड़ों की हरी पत्तियां भी सफेद हो गई। सड़कों और मकानों का भी यही हाल हुआ। सड़कों पर तो इतनी बर्फ जम गई कि मशीनों को काम पर लगाना पड़ा। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में लगातार बर्फ पड़ रही है। मैसाचुसेट्स उसी इलाके में। वहां की ये तस्वीरें जिस समय ली गई वहां बर्फ पड़ रही थी और बर्फ हटाने की मशीनें काम कर रही थी, लेकिन बर्फबारी रुकी नहीं। इसलिए थोड़ी ही देर बाद सड़कें एक बार फिर काली से सफेद हो गईं। लेकिन प्रशासन लगातार काम करता रहा क्योंकि एक बार सड़कों से बर्फ हटाने का काम रुक जाता तो गाड़ियों के पहिए थम जाते और लोग जगह जगह फंसे रह जाते। क्योंकि अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर अमेरिका में बर्फ पड़ती रहेगी। केवल 48 घंटों में मैसाचुसेट्स में 12 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फ को हटाने के लिए रात में ही काम शुरू हो गया। आसमान से बर्फ गिरती रही और मशीनें काम पर लगी रहीं। केवल मशीनें ही नहीं बल्कि कर्मचारी भी बर्फ हटाने के काम में जुटे और मशीन की मदद से बर्फ हटाई। इसे देखकर ऐसा लगा कि पानी नहीं बल्कि बर्फ का फव्वारा छूटा हो। मशीनें कम पड़ गईं तो लोगों ने फावड़े की मदद से सड़कें साफ करनी शुरू कर दी। यानी मैसाचुसेट्स में इतनी बर्फ गिरी कि इंसानों और मशीनों दोनों को काम पर लगना पड़ा और दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने में लोग जुटे रहे। गाड़ियों की छतों पर जमी बर्फ हटाने का काम भी तेज कर दिया गया क्योंकि बर्फ की परत मोटी होने के बाद गाड़ियों को निकालना मुश्किल हो जाता और इसीलिए जिन लोगों की गाड़ी पर बर्फ जमी थी वो गाड़ी साफ करने वाले ब्रश से बर्फ साफ करने लगे। लगातार बर्फबारी के बीच गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा और दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलती नजर आईं। मैसाचुसेट्स में बर्फबारी की वजह से रिहायशी इलाकों में परेशानी बढ़ गई। इसलिए प्रशासन के साथ आम लोग भी बर्फ साफ करने में लग गए क्योंकि अगर बर्फ सड़क पर जम गई तो फिर रास्ते जैम हो सकते हैं। इसीलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार चलता रहा। लोग भी घरों में दुबके रहे और जो लोग नजर आए वो काम पर लगे थे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका में बर्फीला तूफान आ सकता है। इतनी बर्फ पड़ सकती है कि लोग जम जाएं। यानी हालात डरावने होने वाले हैं क्योंकि अमेरिका पर आसमान से सफेद आफत गिर रही है जो ठंड में पूर्वोत्तर अमेरिका को जमा सकती है और इसीलिए प्रशासन ने वहां अलर्ट जारी कर दिया। सैकड़ों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। मैसाचुसेट्स में तो बिजली की समस्या भी खड़ी हो गई। इससे करीब 13,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है क्योंकि अमेरिका के एक बड़े हिस्से में बर्फ पड़ने लगी और धीरे धीरे इस बर्फीले तूफान का असर अमेरिका के एक बड़े हिस्से में हो सकता है। इसकी वजह से अमेरिका के बॉस्टन, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, मौसम में आए इस भयंकर बदलाव की वजह से वहां 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रेल सेवा भी प्रभावित हुई और बॉस्टन जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। यानी नए साल की शुरुआत में अमेरिका पर सर्दी ने हमला कर दिया और यूरोप के बाद अमेरिका पर भी ठंड का हमला हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में इतनी ठंड पड़ रही है कि वो जम जाए। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में तो पारा -40 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है और अब अमेरिका भी बर्फीले तूफान के साए में है क्योंकि वहां 2 दिन से लगातार बर्फ पड़ रही है और वहां के मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन अमेरिका के कई शहरों पर भारी पड़ सकते हैं। केवल अमेरिका और यूरोप ही नहीं, ठंड के कहर से भारत भी कांप रहा है क्योंकि उत्तर भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कई दिनों से लोगों को सूरज के ठीक से दर्शन तक नहीं हुए। दिल्ली में तो सुबह से कोहरा छा गया और शाम तक नहीं छूटा। रही से कसर शीतलहर ने पूरी कर दी और लोगों की जान सांसत में डाल दी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में उत्तर भारत में भयंकर शीतलहर चलेगी और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड जस की तस बनी रहेगी और कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुश्किल तो यह है कि इन राज्यों में अधिकतम तापमान भी नहीं बढ़ रहा, यानी दिन भी रात जैसे ही ठंडे हैं।
सबसे डरावनी बात तो ये कि राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश भी हो सकती है, यानी कोहरे और शीतलहर के बाद बारिश भी होगी और लोगों की मुसीबत दुगनी हो सकती है। खराब मौसम का अनुमान केवल उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी है, क्योंकि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। तमिलनाडु के कई शहरों में तो रात में ही बारिश शुरू भी हो गई और जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें आई। वहां के कडलूर, मयिलादुथुरई और विलुपुरम जैसे शहरों में मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ और पानी बरसा। ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि अनुमान है कि तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश हो सकती है। यानी दुनिया के एक बड़े हिस्से में ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बर्फ पड़ी तो भारत में तो बारिश, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक हुआ। उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत कोहरे और ठंडी हवाओं से हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने 6 राज्यों में कोल्ड डे की चेतावनी दी। इन 6 राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक कोल्ड डे रह सकता है, यानी ऐसा दिन जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहे और अधिकतम तापमान मौसम के सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे चला जाए। यानी ऐसी ठंड पड़ेगी जब ठिठुरन से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उधर बड़ी खबर आई बंगाल से। बंगाल के राज्यपाल ईडी की टीम पर हुए हमले के आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर भड़क गए। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने बंगाल पुलिस को चेतावनी दी और दो टूक बोल दिया कि पुलिस लुका छिपी बंद करे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की। राजभवन की तरफ से आशंका जताई गई कि शाहजहां शेख बांग्लादेश भी भाग सकते हैं। बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव में पिछले हफ्ते ईडी की टीम पर हमला हुआ था। हमले का आरोप टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगा। आरोप है कि शाहजहां शेख के कहने पर ग्रामीणों ने ईडी की टीम पर अटैक किया था और उसी के बाद से शाहजहां शेख की तलाश हो रही। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। इस मामले में बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की। वो पुलिस पर भी भड़के, क्योंकि ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख पुलिस की पकड़ से बाहर है। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव में शाहजहां शेख का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और कहा जाता है कि संदेशखाली गांव के लोगों पर शाहजहां शेख की अच्छी पकड़ है। शाहजहां शेख के इस दबदबे से जुड़े कुछ वीडियो भी आए। इन वीडियो में वो किसी में स्टंट करते नजर आए तो किसी में कार के बोनेट पर बैठे दिखाई दिए। एक वीडियो तो उन्होंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बनवाया और एक बाइक से स्टंट किया। उन्होंने किसी फिल्म के सीन की तरह बाइक को गोल गोल घुमाया। वीडियो के बैकग्राउंड में बांग्ला भाषा में गाना भी लगाया गया। गाने के बोल सुनकर साफ पता चल रहा था कि उसे खास तौर पर शाहजहां शेख के लिए बनाया गया। नीले रंग का सूट पहने 42 साल के शाहजहां शेख जब ये स्टंट कर रहे थे तो आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे और शाहजहां शेख का स्टंट देख रहे थे। 42 साल के शाहजहां शेख को बाइकों का शौक है और इसीलिए वो बाइक से स्टंट के कई वीडियो बना चुके हैं। कई बार तो वो लोगों के बीच भी फिल्मी अंदाज में पहुंचे और किसी हीरो की तरह एंट्री ली। कार के बोनेट पर बैठकर बनाया गया ये वीडियो इसका सबूत है। शाहजहां शेख कार के बोनेट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे थे। उन्हें देखकर लगा मानो वो सैर पर निकले हों, क्योंकि अपनी सफेद रंग की गाड़ी के अगले हिस्से पर वो इत्मीनान से बैठे थे। बीच बीच में उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और फिर दोनों हाथ पीछे करके आराम से बैठ गए। इसे देखकर ऐसा लगा कि वो बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं गए थे, बल्कि जहाज पर बैठकर समंदर की सैर पर निकले थे। उनके सामने लोग घुटनों तक पानी में डूबे थे। कुछ लोग तो उसी पानी में बैठे भी थे और इन लोगों के बीच से शाहजहां शेख की गाड़ी निकली। गाड़ी न बीच में रुकी और ना ही शाहजहां शेख ने रुककर किसी का हालचाल जाना। उन्होंने बस हाथ के इशारे से कुछ कहा और आगे बढ़ते रहे। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव में ईडी की टीम पर हमले के बाद शाहजहां शेख के इस तरह के कई वीडियो वायरल हुए और इन वीडियो को आधार बनाकर कहा गया कि संदेशखाली गांव और उसके आसपास के इलाकों में शाहजहां शेख का अच्छा खासा दबदबा है, क्योंकि जो भी तस्वीरें सामने आई उन सब में शाहजहां शेख लोगों के बीच नजर आए और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता दिखाई गई। लोगों ने उन पर फूल बरसाए और वो बाइक पर सवार होकर उनके बीच से निकले। शाहजहां शेख जब बाइक पर बैठकर संदेशखाली गांव की सड़कों पर निकले तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ थी। वो बाइक चला रहे थे और सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोग उन पर फूल फेंक रहे थे। कुछ लोगों ने तो उनके इस अंदाज का वीडियो भी बनाया। यानी संदेशखाली गांव में शाहजहां शेख की इमेज किसी हीरो की तरह थी।
उनका वीडियो शेयर करने वालों ने कुछ इसी तरह के दावे किए। यानी वो शख्स जो कभी एक छोटा सा मछुआरा था, उसने उत्तर 24 परगना में अपना दबदबा बढ़ा लिया। ये तक कहा जाता है कि शाहजहां शेख को उनके इलाके का रॉबिन हुड माना जाता है और बंगाल की मछली पालन बेल्ट में उनका अच्छा खासा दखल है। लेकिन बंगाल के राशन घोटाले में नाम आने के बाद वो ईडी के निशाने पर आ गए। नौबत यह आ गई कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा, क्योंकि आरोप लगा कि संदेशखाली गांव के लोगों ने शाहजहां शेख के इशारे पर ईडी की टीम को निशाना बनाया। और इसी वजह से अपने इलाके में हीरो की तरह घूमने वाले शाहजहां शेख को फरार होना पड़ा। शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करना पड़ा, यानी ऐसा नोटिस जो फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल की ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी और पुलिस से दो टूक बोल दिया कि वो लुका छिपी बंद करें और ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करें। ये तक आशंका जताई गई कि शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग सकते हैं, क्योंकि उनका कारोबार बांग्लादेश तक फैलने की खबर है। ईडी की टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख और उनके परिवार का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन इस बीच उनके कई वीडियो वायरल हो गए। ये वीडियो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि संदेशखाली गांव के लोग उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए इन तस्वीरों का कनेक्शन ईडी की टीम पर हमले से जोड़ा गया, क्योंकि भले ही हमले के वक्त शाहजहां शेख वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन भीड़ उनके समर्थन में वहां पहुंची थी और फिर उसने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अहम खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। पिछले हफ्ते ही इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ से ज्यादा हो गई। ये यात्रा पिछले साल 15 नवंबर को शुरू हुई थी और इसका मकसद केंद्र की सभी अहम योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों की सजा में छूट को रद्द कर दिया। अदालत ने इस केस में गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया और दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश सुनाया। यानी उन सभी को एक बार फिर जेल जाना होगा। पिछले साल गुजरात सरकार ने समय से पहले ही दोषियों को रिहा कर दिया था। आरजेडी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अनीता देवी ने राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने अक्षत वितरण कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है। इधर भारतीय हज यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर आई। भारत और सऊदी अरब के बीच इस साल होने वाली हज यात्रा को लेकर बड़ा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इस साल 1,75,000 से ज्यादा लोग हज यात्रा पर जा सकेंगे। सऊदी अरब के दौरे पर गई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोन देने वाली सबसे छोटी सहकारी संस्था PACS के जरिए जन औषधि केंद्र खोलने की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 5 राज्यों में 5 जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। जन औषधि केंद्र के माध्यम से 26,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों का बचा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतेगी। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। बड़ी खबर मालदीव विवाद से जुड़ी हुई आई। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया और सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे मालदीव के हाई कमिश्नर ने अपने यहां के तीनों मंत्रियों के बयान पर सफाई पेश की, लेकिन महज 5 मिनट के अंदर ही उन्हें वहां से लौटा दिया गया। यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर बेहद सख्त रुख अपना लिया, जिससे मालदीव की मुश्किलें बढ़ गईं। भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देते हुए मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने बिना वक्त गंवाए भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को तलब कर लिया। वो एक अफसर के साथ साउथ ब्लॉक में भारत के विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, लेकिन 5 मिनट अंदर रहने के बाद ही वो बाहर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। कुछ ही मिनटों में उनकी गाड़ी साउथ ब्लॉक से निकल गई। मतलब मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब कुल मिलाकर 15 मिनट भारत के विदेश मंत्रालय के परिसर में रहे होंगे।
क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वो अपने देश के मंत्रियों के बयान पर सफाई देने लगे। लेकिन सिर्फ 5 मिनट में ही उनकी बात सुनकर उनसे विदेश मंत्रालय से जाने के लिए कह दिया गया। यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 मिनट के अंदर ही इस पूरे विवाद पर उन्हें अपना रुख समझा दिया। सूत्र बताते हैं कि विदेश मंत्रालय ने उनसे दो टूक कह दिया कि उनकी सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। हालांकि भारत के सख्त एक्शन से घुटनों पर आए मालदीव ने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव से दो टूक कह दिया कि मंत्रियों को सस्पेंड करना ही काफी नहीं होगा, रिश्ते सुधारने के लिए दोषी मंत्रियों को बर्खास्त करना होगा। और सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस पूरे मामले पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की चुप्पी पर भी कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों पर वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की कोई टिप्पणी नहीं आई। और इसी वजह से भारत के विदेश मंत्रालय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि भारत के सख्त एक्शन का नतीजा ये रहा कि मालदीव की सांसें फूल गईं और मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी कि मंत्रियों की तरफ से दिए गए बयान की जानकारी वहां की सरकार को नहीं है। वहां के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी टिप्पणी मंत्रियों ने की थी वो उनके निजी विचार थे, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि विवाद के बाद मलाशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया गया। यानी भारत सरकार के एक्शन से चीन के पालने में पलने वाले मालदीव को कुछ ही घंटों में अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि भारत ने मालदीव की हेकड़ी निकालने के लिए उसकी सबसे कमजोर नस दबा दी। मालदीव के मंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी ने वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़े संकट में डाल दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। इस विवाद के बाद भारत की फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत के बड़े बड़े सितारों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। मालदीव के मंत्रियों के अपमानजनक ट्वीट के बाद भारत की तमाम हस्तियों ने अपने देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपील की। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बताते हुए पूरे विवाद पर दुख जताया। मालदीव में पर्यटन ही वहां की सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन है और वहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही आते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी। भारत की ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव की सभी फ्लाइट की बुकिंग रद्द कर दी। अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और खबर तो यह है कि कुछ और एजेंसियां भी ऐसा ही करने वाली हैं। और ऐसा हुआ तो ये मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका होगा। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैंड और ढोल नगाड़े बजाने वालों को परेशान करने पर भड़क गए। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें वो बैंड वालों को यह भरोसा देते नजर आए कि अगर कोई उन्हें रोकता है तो वो उसे सबक सिखाकर ही दम लेंगे। और अपने इन तेवरों से उन्होंने साफ कर दिया कि ढोल नगाड़े बजाने वालों को कोई परेशान करेगा तो उसे शिवराज सिंह चौहान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। शिवराज के ये सख्त तेवर उस वक्त दिखे जब वो सीहोर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उसी दौरान कुछ बैंड वाले और ढोल ताशे बजाने वाले लोगों ने नए नियम को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लाउडस्पीकर पर सख्ती के आदेश के बाद से बैंड और ढोल ताशे भी पुलिस नहीं बजाने देती। इसी बात पर शिवराज सिंह चौहान बैंड और ढोल बजाने वाले लोगों को परेशान करने वालों पर भड़क गए। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ जी, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मोहन यादव ने लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर पहला आदेश जारी किया था। उस आदेश के मुताबिक धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर अगर तय सीमा से ज्यादा आवाज में बजते सुनाई देंगे तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इधर शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद छीनने पर एक टिप्पणी कर दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द एक बार फिर छलक उठा। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इशारों में कई लोगों पर कटाक्ष भी किया। होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया। इस दौरान पार्टी के सांसद संजय सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पुलिस वैन में पर्चा दाखिल करने पहुंचे। उनके अलावा स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने भी नामांकन दाखिल किया। 19 जनवरी को दिल्ली की राज्यसभा सीटों का चुनाव होना।
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश भर की 539 सीटों पर कोऑर्डिनेटर तैनात कर दिए। ये सभी कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को परखने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। अभिनेता सलमान खान से जुड़ी अहम खबर आई। महाराष्ट्र के पनवेल में मौजूद अभिनेता सलमान खान के फार्म हाउस में दो लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद से ही सलमान खान कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रिंस तेवतिया गैंग के गैंगस्टर गिन्नी को दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 2022 में फायरिंग और गाड़ी लूट का मामला दर्ज है और पिछले 1.5 साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ बदमाश एटीएम को उखाड़कर अपने साथ ले गए। जांच में पता चला कि उसमें 30 लाख रुपए कैश था। बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन बदमाशों की तलाश में जुट गई। इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर दिल्ली के राजेंद्र प्लेस इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात वहां एक इमारत की लिफ्ट में 10 लोग फंस गए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन तब तक उस लिफ्ट में फंसे लोगों की सांसें अटकी नहीं, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी लिफ्ट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। इसी वजह से कई घंटों की मेहनत के बाद लिफ्ट का ऊपरी हिस्सा काट कर उसमें मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। आराम से, लोहा शार्प है, ध्यान से देखो, लोहा निकल जाए, लोहा ध्यान से निकलना। लेकिन लिफ्ट में फंसे इन लोगों को बचाने में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के पसीने छूट गए। जानकारी के मुताबिक जरूरत से ज्यादा लोग सवार होने की वजह से लिफ्ट ओवरलोड हो गई थी और उसी वजह से वो चलते चलते अचानक बीच रास्ते में अटक गई। बताया गया कि लिफ्ट में फंसे सभी लोग उस इमारत में मौजूद एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने आए थे, लेकिन इस घटना की वजह से उनकी पार्टी खराब हो गई। लिफ्ट जिस जगह फंसी थी वहां 18 से 20 इंच मोटी दीवार थी और उसे तोड़कर लिफ्ट में फंसे लोगों तक पहुंचना काफी मुश्किल था। मतलब दीवारों के बीच फंसी लिफ्ट न तो नीचे जा रही थी और न ही उसका दरवाजा खुल पा रहा था। और इसी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। लिफ्ट में कई महिलाएं भी फंसी थी जो डर और दहशत की वजह से बुरी तरह चिल्लाने लगी। अंदर फंसे लोगों को लिफ्ट के गिरने का भी डर सताने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने लिफ्ट को चलाने की हर मुमकिन कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद शुरू हुआ लिफ्ट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे पहले यह देखा गया कि लिफ्ट कहां फंसी है। इसके बाद ऊपरी मंजिल से लिफ्ट के दरवाजे को खोला गया और फिर फायर ब्रिगेड के 2 लोग रस्सी की मदद से उस लिफ्ट के ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए। लिफ्ट दीवारों के बीच फंसी हुई थी, इसीलिए लोगों को निकालने के लिए लिफ्ट की छत को काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर क्या था? फौरन कटर से लिफ्ट के ऊपरी हिस्से को काटा गया। इसके बाद एक एक कर लिफ्ट से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। आ जाओ, आराम से, धीरे धीरे। लिफ्ट के ऊपरी हिस्से पर एक महिला को लाने के बाद वहां एक सीढ़ी लगाई गई और फिर उसकी मदद से धीरे धीरे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। इधर दिल्ली पुलिस की पकड़ में आए 4 आतंकियों ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्लान का पर्दाफाश कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूछताछ के दौरान उनसे आईएसआईएस का आतंकी प्लान उगलवा लिया। उन आतंकियों में एक शाहनवाज आलम ने दिल्ली पुलिस के सामने यह कबूल किया कि वो उसके साथी गुजरात के कई शहरों को दहलाने की तैयारी में थे। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, वो चारों दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए वो चारों आतंकी गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे और उनके निशाने पर गुजरात का बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। पुलिस के मुताबिक वो आतंकी गुजरात के बड़े नेताओं की रेकी में भी जुटे थे और मौका मिलते ही गुजरात के कई शहरों में एक साथ धावा बोलने की फिराक में थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस के इन चारों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लक्षद्वीप में टूरिज्म पर बड़ी खबर आई। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों का दावा है कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद इस द्वीप को लेकर इंटरनेट पर इतना सर्च हुआ कि उसने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दावा है कि लक्षद्वीप के लिए सर्च में 3400% का इजाफा हुआ।
हाल ही में प्रधानमंत्री इस द्वीप के दौरे पर गए थे और उन्होंने पर्यटकों से वहां जाने की अपील भी की थी। मोदी जी की विजिट के कारण वहां पे न सिर्फ टूरिज्म विकास के संदर्भ में वहां जरूर उसमें बढ़ोतरी होगी। ईडी ने अवैध खनन मामले में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पिछले हफ्ते ही जांच एजेंसी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 करोड़ कैश के साथ कई विदेशी हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन हो गया। उनकी तबीयत 3 महीनों से खराब थी। उन्हें रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बड़ी खबर आई अमेरिका से। वहां पोर्टलैंड में 2 रोज पहले हुए विमान हादसे की जांच तेज कर दी गई, क्योंकि उड़ान के दौरान अलास्का एयरलाइंस के उस विमान का इमरजेंसी गेट दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया था, जिसकी वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस हादसे के बाद अमेरिका ने एक्शन लेते हुए 170 से ज्यादा विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी और साथ ही जिस विमान का इमरजेंसी दरवाजा आसमान में टूटकर उड़ा था उसकी भी जांच तेज कर दी। 2 रोज पहले अलास्का एयरलाइंस का वो विमान अमेरिका के पोर्टलैंड से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया था। और वो विमान पिछले 2 दिन से रनवे पर ही खड़ा है, क्योंकि अमेरिका में विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था NTSB की एक टीम अलास्का एयरलाइंस के उस विमान के एक हिस्से की पड़ताल कर रही है। NTSB के कुछ अधिकारी विमान की सीटों की जांच करते दिखे, जबकि कई लोग कॉकपिट में नजर आए। वो वहां हादसे के दौरान के हालात को समझने की कोशिश करते दिखाई दिए। तस्वीरों में विमान का वो हिस्सा भी दिखा जहां से इमरजेंसी दरवाजा टूटकर उड़ गया था। NTSB के अधिकारी उस टूटे हुए हिस्से की भी बेहद बारीकी से जांच करते दिखे, क्योंकि विमान के इसी हिस्से में आई खराबी ने उसमें सवार 180 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। जांच टीम ने बाद में विमान से टूटकर अलग हुए इमरजेंसी दरवाजे को भी बरामद करने का दावा किया और इस हादसे की वजह का जल्द ही पता लगाने की उम्मीद जताई। अमेरिका के पोर्टलैंड से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही आसमान में उस विमान का इमरजेंसी दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया था, जिसकी वजह से अलास्का एयरलाइंस के उस विमान में मौजूद लोग खौफ में आ गए। इस घटना का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसे विमान में ही मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो में दिखा कि हवा में उड़ रहे इस विमान की बाईं ओर एक बड़ा सा छेद हो गया और रात की वजह से उस छेद के बाहर काला आसमान नजर आया। ये छेद अचानक विमान के आपातकालीन दरवाजे के उखड़कर हवा में उड़ जाने की वजह से हुआ। इस घटना ने विमान में मौजूद लोगों को डर और दहशत से भर दिया, क्योंकि बड़े से छेद के साथ आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस विमान में मौजूद लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। खतरे को देखते हुए विमान में मौजूद यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कह दिया गया, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वो विमान करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग न के बराबर होती है। ऐसे में बिना ऑक्सीजन मास्क के विमान में मौजूद लोगों की मौत दम घुटने से भी हो सकती थी। और इसीलिए जब तक वो विमान हवा में रहा उसमें मौजूद यात्रियों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि इमरजेंसी दरवाजे के टूटने के बाद उन्हें जिंदा बचने की बेहद कम उम्मीदें दिखाई दे रही थी। लेकिन इमरजेंसी दरवाजे के हवा में उड़ जाने की जानकारी मिलते ही विमान के पायलट अलर्ट हो गए और फौरन उन्होंने विमान को पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर उतारने की इजाजत मांगी। आदेश मिलते ही उन्होंने विमान को एक बार फिर उसी दिशा में मोड़ दिया जहां से उसने उड़ान भरी थी। बाद में पायलटों की सूझबूझ से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई। अमेरिका के पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरने वाले उस विमान में 6 क्रू मेंबर और 174 यात्री सवार थे। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। लेकिन इस हादसे ने उस विमान में यात्रा करने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इसीलिए अमेरिका ने एहतियातन 170 से ज्यादा विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी। ये रोक विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग की चौथी पीढ़ी के 737 मैक्स 9 विमानों पर लगाई गई। और इसकी वजह से दुनिया भर में तमाम यात्रियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि जांच पूरी होने से पहले ही अमेरिका में विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाली एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 171 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। ये रोक विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग की चौथी पीढ़ी के 737 मैक्स 9 विमानों पर लगाई गई, क्योंकि पोर्टलैंड में अलास्का एयरलाइंस का जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो भी इसी पीढ़ी का है। अमेरिका में हुए इस हादसे का असर भारत में भी दिखा, क्योंकि भारत की एयरलाइंस भी बोइंग के विमानों का इस्तेमाल करती हैं। भारत में विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों की जांच के निर्देश दिए।
हालांकि अमेरिका में जिस बोइंग 737 मैक्स 9 विमान का इमरजेंसी दरवाजा हवा में उड़ा, भारत की कोई भी एयरलाइंस उसका इस्तेमाल नहीं करती। इधर राम मंदिर से जुड़ी नई तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर से जुड़ी कुछ तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में दिखा कि कुबेर किला के नजदीक जटायु की प्रतिमा और उसके भवन को रोशनी से सजाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद से राम मंदिर में लगने वाला ध्वज दंड अयोध्या पहुंचा। इसकी ऊंचाई 220 फीट है, जबकि इसका वजन 5 टन से भी ज्यादा है। खबर है कि 60 कारीगरों ने 7 महीने में इसे बनाकर तैयार किया है। फिल्म कलाकार रणबीर कपूर और उनकी पत्नी आलिया भट्ट को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजा गया। उनसे पहले रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार समेत कई दूसरे कलाकारों को भी 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। उधर लद्दाख के कारगिल में पहली बार वायुसेना ने विमान को रात में उतारा। नाइट विजन डिवाइस की मदद से कमांडो ने कारगिल के रनवे पर विमान को लैंड कराने का अभ्यास किया, जो सेना के लिए बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, क्योंकि कारगिल की ये हवाई पट्टी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है। बताया गया कि इस हवाई पट्टी पर एक तरफ से ही विमान के उड़ान भरने और लैंड कराने की व्यवस्था है। ऐसे में वहां रात के वक्त किसी विमान को उतारना चुनौती भरा काम था। इतना ही नहीं, सर्दी में हो रही बर्फबारी विमान की लैंडिंग को और मुश्किल बना रही थी। वायुसेना ने कारगिल में रात के वक्त न सिर्फ विमान की लैंडिंग करवाई, बल्कि विमान में सवार कमांडो ने कार्रवाई करने का भी अभ्यास किया। और इस मिशन का सेना की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अंधेरे में पहाड़ियों के बीच सेना का वो विमान लैंड करता नजर आया। माना जा रहा है कि वायुसेना का ये मिशन उस अभ्यास का हिस्सा है जिसमें कमांडो को आपात समय में किसी भी मोर्चे पर जल्दी भेजा जा सके। इधर मुंबई में समंदर पर देश का सबसे बड़ा पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और उद्घाटन के बाद इस 22 किलोमीटर लंबे पुल पर गाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी। समंदर पर बना यह पुल मुंबई के शिवड़ी को पनवेल के चिरले इलाके से जोड़ता है। साथ ही यह पुल मुंबई को नवी मुंबई और गोवा से भी जोड़ेगा। इस पुल के शुरू हो जाने के बाद मुंबई से नवी मुंबई का सफर छोटा हो जाएगा। मतलब मुंबई से नवी मुंबई की दूरी, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरी होती थी, वो अब महज 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इस ब्रिज को बनाने के लिए MMRDA और 2 विदेशी कंपनी, जिसमें जापान की कंपनी भी है, उन लोगों ने पूरे 20,000 करोड़ में इस ब्रिज को बनाया है। 5 साल में बनकर तैयार हुए इस पुल में हादसों को रोकने के लिए 400 CCTV कैमरे लगाए गए। इसके साथ ही पुल पर मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा ले जाने पर बैन है। 8 लेन वाले इस पुल में 2 लेन इमरजेंसी लेन। समंदर पर बने दुनिया के 12वें और देश के पहले सबसे बड़े पुल का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उधर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी एक अहम खबर अमेरिका से आई। खबर है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। टाइम स्क्वायर पर किसी भारतीय कार्यक्रम की यह पहली लाइव स्क्रीनिंग होगी। जानकारी के मुताबिक कई देशों में भारतीय दूतावासों में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। असम के करीमगंज में पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहां एक गाड़ी डिवाइडर को तोड़कर कई गाड़ियों से टकरा गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा के आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर बड़ी खबर आई गाजा से। वहां इजरायल की सेना ने हमास के 30 ठिकानों पर एक साथ बहुत बड़ा हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। खान यूनिस वही शहर है जो जंग शुरू होने के वक्त से ही इजरायल की फौज के निशाने पर है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि जिन ठिकानों पर उसके सैनिकों ने धावा बोला, वहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने के सुराग मिले थे। और उसी सूचना के बाद इजरायल की सेना ने पूरी प्लानिंग के साथ हमास के उन 30 ठिकानों पर हमला बोल दिया। कई घंटों तक इजरायल के सैनिक वहां गोलियां बरसाते रहे, जबकि आसमान से उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर बम गिराते दिखाई दिए। इजरायल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि उसके इस बड़े ऑपरेशन में हमास के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। इजरायल के सैनिक इस ऑपरेशन के दौरान खान यूनिस में फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। हमास के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन में जुटे सैनिक लगातार गोलियां बरसाते हुए मिट्टी के एक टीले के पास पहुंचे और पोजीशन ले ली, जबकि उनके दूसरे साथी कुछ दूरी से हमास के ठिकानों पर सीधा निशाना लगाते हुए दिखाई दिए।
इसराइल के हमलों से गाजा का खान यूनिस शहर पहले ही खंडहर हो चुका था, लेकिन हमास के कई ठिकाने वहां जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर मौजूद थे और वहां हमास के हथियारों का जखीरा होने की जानकारी इसराइल की फौज को मिली थी। इसी वजह से उसने एक ही साथ हमास के 30 ठिकानों पर हमले का ये बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया और वहां ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ गोलियों और बमों की आवाज गूंजने लगी। इसराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके उन सभी 30 ठिकानों का इस्तेमाल लंबे वक्त से उसकी सीमा में रॉकेट दागने के लिए कर रहे थे। इसराइल की सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसके सैनिक हमास के ठिकानों पर तोप के गोले भी बरसाते दिखाई दिए। यानी इसराइल ने खान यूनिस में यह ऑपरेशन हमास के ठिकानों को पूरी तरह मिट्टी में मिला देने के लिए ही शुरू किया था। इसराइल के कुछ सैनिक बिना रुके गोलियां बरसा रहे थे तो तोप के साथ घुसे फौजियों ने हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाकर तोप चला दी और इससे वहां कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ तेज धमाका हो गया। इसराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में कुछ लोग भागते हुए दिखे, लेकिन 5 सेकंड बाद ही आसमान से उनके ऊपर इसराइल ने बम गिरा दिया, जिससे वहां भाग रहे सभी लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने दावा किया कि हमास के 5 लड़ाके उसके ऑपरेशन के दौरान भागने की फिराक में थे, लेकिन ड्रोन से निशाना बनाकर उन पर बम गिरा दिया गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में भी इसराइल की सेना एक गाड़ी पर बम से हमला करती दिखी। इसराइल के मुताबिक खान यूनिस में किए गए ऑपरेशन के बाद वहां हमास के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। खबर आई यूक्रेन से। खबर है कि वहां रूस ने अब तक के सबसे बड़े हमले का बिगुल फूंक दिया। पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि रूस बड़े पैमाने पर मिसाइलें जमा कर रहा है ताकि यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला छेड़ा जा सके। माना जा रहा था कि सर्दियां बढ़ने पर रूस एक बड़ा हमला कर सकता है और रूस का ताजा हमला इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें दागे जाने की खबरें हैं और माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रूस के हमले के बाद एक साथ पूरे यूक्रेन में सायरन बज उठे और सोशल मीडिया पर यूक्रेन के नेता वहां के लोगों को बड़े खतरे से आगाह करने लगे। खबरों के मुताबिक जिन जगहों पर रूस ने मिसाइलें दागी उनमें सिर्फ सेना के ठिकाने नहीं थे, बल्कि शॉपिंग मॉल और कुछ स्कूल भी रूस की फौज के निशाने पर आ गए। इन हमलों में बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन में छिड़ी जंग को 22 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब पुतिन की कोशिश इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने की दिखने लगी है। माना जा रहा है कि इसी मकसद से रूस ने सोची समझी रणनीति के तहत इन हमलों को शुरू किया। सबसे अहम है इस हमले की टाइमिंग। माना जा रहा है कि हमलों का ये वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि कुदरत पहले से यूक्रेन की फौज का इम्तिहान ले रही है। वहां इतनी ठंड है कि किसी भी सेना के लिए लड़ना लगभग नामुमकिन है। कई शहर तो बर्फ की मोटी चादर से ढके पड़े हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज के अफसरों ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो रूस के हर हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उधर टैक्स चोरी पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी अधिकारियों ने पिछले साल दिसंबर तक 29,000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया। फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ पिछले साल मई में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। दावा है कि इस दौरान 121 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। एसबीआई की एक रिसर्च में पता चला कि पिछले कुछ साल में भारत में आय असमानता कम हुई है। एसबीआई के मुताबिक लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग की स्थिति मजबूत होने की वजह से यह संभव हो पाया। मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम में महज 3 दिन में 7,200 करोड़ के आलीशान मकान बिक गए। खबर है कि रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही 1100 से ज्यादा मकानों को लोगों ने खरीद लिया। उधर सीरिया में अमेरिका के एक बेस पर एक साथ 30 रॉकेट दागकर बड़ा हमला बोला गया। इजरायल और हमास की जंग छिड़ने के बाद से ही सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमले तेज हो गए। लेकिन इस बार सीरिया में अमेरिकी सेना के बेस पर जो हमला बोला गया उसने बता दिया कि आने वाले दिन अमेरिकी फौज के जवानों के लिए आसान नहीं रहने वाले, क्योंकि लेबनान के मीडिया के मुताबिक इस बार सीरिया में अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कुल 30 रॉकेट दागे गए। यानी एक साथ इतने रॉकेट बरसाकर अमेरिकी फौज के ठिकाने को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश की गई। अमेरिकी ठिकाने पर यह हमला सीरिया के पूर्वी इलाके देर एज-जोर में किया गया। खबर के मुताबिक यह हमला इराक में सक्रिय आतंकी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से किया गया। यह आतंकी संगठन किसी भी तरह सीरिया और इराक से अमेरिकी सेना को निकाल देना चाहता है और इसी वजह से आए दिन इस संगठन के आतंकी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते रहते हैं।
इधर भारत में पायलटों को राहत देने से जुड़ा फैसला ले लिया गया। भारत में विमानों पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने पायलटों के साप्ताहिक आराम के घंटों को बढ़ा दिया है। नए नियम के मुताबिक आराम के घंटों को 36 से बढ़ाकर 48 घंटा प्रति हफ्ता कर दिया गया। पायलटों की थकान को देखते हुए लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। यह हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर का नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में राम मंदिर की भव्यता नजर आई। इसके साथ ही मंदिर में की गई शानदार नक्काशी को भी इस वीडियो के जरिए दिखाया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 41,000 नए मामले सामने आए। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना के मामले 17% बढ़ गए। इधर राजस्थान में भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में जगह बनाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से मंत्री बनने के महज 10 दिन बाद मंत्री पद छिन सकता है, क्योंकि राजस्थान की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़े अंतर से हरा दिया। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के निधन के कारण बाकी सीटों के साथ वोटिंग नहीं हुई थी और चुनाव आयोग ने 5 जनवरी को उस सीट पर वोटिंग करवाई थी। लेकिन इससे पहले ही नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी कैबिनेट में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को शामिल कर लिया था, जबकि उस वक्त तक चुनाव जीते भी नहीं थे। लेकिन श्रीकरणपुर सीट पर हुए चुनाव के नतीजों ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कूनर ने उन्हें 11,283 वोटों से शिकस्त दे दी। ये सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी और यहां से कांग्रेस के नेता गुरमीत सिंह कूनर विधायक थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनके निधन के कारण इस सीट पर चुनाव टाल दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कूनर के बेटे रुपिंदर सिंह कूनर को चुनाव मैदान में उतारा था और उसका यह दांव सटीक साबित हुआ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तो इस एक सीट की जीत को ही लोकसभा चुनाव तक से जोड़ दिया। जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव का। हालांकि चुनाव में हारने वाले सुरेंद्र सिंह टीटी ने मंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद अपने मंत्रालय का कामकाज संभाला नहीं था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राहत मिल सकती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया। माना जा रहा है कि इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए अगले महीने होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने का रास्ता साफ हो गया। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद नवाज शरीफ को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 2022 में गिरफ्तार किया था। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान से पहले बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने झारखंड के खिलाफ इस मैच में सौराष्ट्र की तरफ से 243 रन की नॉटआउट पारी खेली। उधर हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर की मौत हो गई। दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे और हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। और इजरायल की इस भीषण कार्रवाई में हिजबुल्लाह का वो टॉप कमांडर मारा गया। आरोप है कि वो कमांडर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा था और उसके लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा था, इसलिए इजरायल की सेना उस पर घात लगाए बैठी थी। इजरायल की फौज ने दक्षिणी लेबनान में उसके कई ठिकानों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे और उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, सबूत के तौर पर इजरायल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में हवाई हमलों के बाद जोरदार धमाके होते नजर आए। इसके बाद वहां ऊपर की ओर उठता काला धुआं काफी दूर से ही दिखाई देने लगा। और ऐसा करके जंग के बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह को कड़ी चुनौती दे डाली, क्योंकि इजरायल की सेना ने भीषण हवाई हमले कर दक्षिणी लेबनान को दहला कर रख दिया। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री UAE पहुंच गए। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन UAE के दौरे पर पहुंचे। इससे एक दिन पहले उन्होंने जॉर्डन पहुंचकर वहां के किंग से मुलाकात की। UAE के बाद एंटनी ब्लिंकन इजरायल की भी यात्रा करेंगे। पिछले 3 महीनों में पश्चिम एशिया का ये उनका चौथा दौरा है। पाकिस्तान के कई शहरों में जारी बलोच समुदाय के प्रदर्शन के बीच अमेरिका में भी बलोच समुदाय सड़कों पर उतर आया। बलोच समुदाय के कुछ संगठनों ने व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को उपकप्तान बनाया है।
बाबर आजम के कप्तानी के पद से हटने के बाद शाहीन अफरीदी को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था।